हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, आज जो है हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जूल के नियम क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो यह होता है कि जब किसी स्रोत से, किसी बैटरी की सहायता से चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो आवेश को घुमाने का कार्य होता है, आवेश को चालक तार के अंदर एनर्जी देने का कार्य होता है, उसमें वह एनर्जी व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, और अंततः वह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है, वो सिर्फ फॉर्म बदलती है। तो बैटरी में जब तक वो रहती है तब तक वो रासायनिक एनर्जी ऊर्जा में रहती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रहती है। जब वही आवेश के पास चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास चली जाती है, तो उसके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसका इस्तेमाल हम लोग बल्ब में, टीवी या जो भी विद्युत अवयव होता है उसको चलाने में करते हैं। और विद्युत अवयव जो है सो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म किस में बदल देते हैं, फाइनली हीट एनर्जी में नहीं होता है। तो जितनी एनर्जी जो है सो कि केमिकल एनर्जी होती है, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उतनी ही हीट एनर्जी। तो सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, ना एनर्जी कम होता है ना एनर्जी अधिक होता है, एनर्जी कांस्टेंट है, वो नियत रहता है, वो संरक्षित होता है। तो यहाँ पे हमने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि U बराबर I² RT, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो U बराबर, U क्या था, U जो है सो कि हमने W को, जो वर्क डन था, कार्य था, विद्युत कार्य था, उसको रिप्लेस करके U डाला था। तो I करंट, R प्रतिरोध और T क्या है, टाइम है। तो 3 लॉ मैंने वहाँ पे अलग अलग करके बताए हुए थे, लेकिन उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आज लैंग्वेज में लिख दिया, भाषा में लिख दिया है। क्या कि किसी नियत प्रतिरोध के चालक में कोई ऐसा वायर ले लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो नियत समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, एक नियत समय अंतराल तक उसमें करंट फ्लो कराया जाए, तो जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी वह समानुपाती होती है किसके, तो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के। जितना करंट उस वायर से फ्लो कराएंगे उसके वर्ग के समानुपाती होगा, और काफ़ी तेजी से जो है सो कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगा, क्योंकि यहाँ I का स्क्वायर है। देखिए U समानुपाती I², या इसी को ऐसे भी दिखा जाता है H समानुपाती I²। H का मतलब हीट एनर्जी, ठीक है। U जो है सो कि U से दिखाइए, H से दिखाइए, चलेगा। हीट एनर्जी को यहाँ पे इंडिकेशन है, तो समानुपाती I², ठीक है। तो वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब करंट यदि थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसका वर्ग करेंगे, उस परिमाण का वर्ग करेंगे, तब जाके वो हीट हमको मिलेगा। तो काफ़ी तेजी से हीट एनर्जी में बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्तित होगा जब करंट का मान हम बढ़ाएंगे तो, ठीक है। वही यदि चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत हो, मतलब करंट को चेंज नहीं किया जाए, करंट कांस्टेंट हो जाए, और दूसरा टाइम, नियत समय अंतराल तक, जैसे करंट कांस्टेंट होना चाहिए और नियत समय अंतराल मतलब एक खास समय अंतराल तक प्रवाहित किया जाए, तो उस समय जो उत्पन्न उसमें ऊर्जा होगा वह सिर्फ प्रतिरोध के समानुपाती होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होगा, कम होगा तो ये कम होगा। तो यहाँ पे R² नहीं है, देख लीजिए, ये जितना तेजी से वैरी करेगा ये उतना तेजी से नहीं करेगा, लेकिन यहाँ भी करेगा, ठीक है, ये बात है। तीसरा जूल का नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, I भी कांस्टेंट कर दिया जाए, R भी कांस्टेंट कर दिया जाए, इन दोनों में से कोई चेंज ना हो,
तब जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नियत परिमाण का जो बदल ही नहीं रहा है, रेजिस्टेंस में नहीं बदल रहा है, तब जो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी वह किसके समानुपाती होगी? तो वह टाइम के समानुपाती होगी, समय के समानुपाती होगी। जितना अधिक देर तक आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे उस परिपथ से, उतनी ही ज़्यादा आपको उष्मीय ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला U बराबर I²RT, इसमें आप देख सकते हैं कि U जो है विद्युत धारा के परिमाण के वर्ग के समानुपाती है जब R और T नियत हो जाए। अच्छा, जब I और T नियत हो जाए तो वह R के समानुपाती हो जाएगा, और जब I और R कांस्टेंट हो जाए तब वह T के समानुपाती हो जाएगा। तो 3 इसमें ऐसे फैक्टर हैं जिसपे हीट एनर्जी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें से 2 कांस्टेंट कर देंगे, तीसरा के वो रिलेटिव हो जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो जूल साहब जो नियम दिए थे, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे आमतौर पे आप देखिएगा कि हमें जैसे कि आयरन करने होते हैं, आपने देखा होगा कपड़ा वगैरह इस्त्री करने के लिए आयरन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या ठंडे के मौसम में गीजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तेज़ी से हीट एनर्जी में बदला जाए और जल्दी वह गर्म हो जाए, कपड़ा इस्त्री हो जाए, पानी जल्दी से गर्म हो जाए। तो हमारे पास क्या उपाय है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादा उष्मीय ऊर्जा चाहिए तो रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रखते हैं। रेजिस्टेंस हाई रखेंगे तो उष्मीय ऊर्जा ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। हम समय के भी है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर कम करेंगे, यहाँ से देखिए अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ये कम होगा। अधिक देर तक आपको अधिक टाइम तक फिर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लीजिएगा तब हीट एनर्जी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो कम टाइम में आप चाहते हैं कि जैसे कि थोड़े से समय अंतराल में आप चाहते हैं कि कपड़ा इस्त्री हो जाए, चाहे पानी गर्म हो जाए, या कोई भी चीज़ काफ़ी जल्दी गर्म हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि करंट के मान को बढ़ा दीजिए। करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, तेज़ी से वो गर्म हो जाएगा। या आप रेजिस्टेंस को काफ़ी हाई रखिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा रखिएगा, हीट एनर्जी जो है सो कि काफ़ी तेज़ी से वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जूल का नियम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है? तो इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। आपने पढ़ा होगा जब आप वर्क पावर एनर्जी 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो ये बातें आपको पता होती है कि जो है सो कि जो है द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। जो कार्य करने का दर होता है, मतलब इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर। कौन सा? इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या बोलेंगे? इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, या जो विद्युत कार्य है उसका दर समय के सापेक्ष में विद्युत कार्य का जो रेट है, जो दर है, मतलब प्रति सेकेंड कितना कार्य हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सो कि व्यय हो रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है कि मान लीजिए अब t टाइम में W का होगा, तो इकाई समय में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W/T, या रेट ऑफ वर्क डन, तो यही होगा ना, W/T रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसी को क्या बोलेंगे? पावर। तो पावर इज इक्वल टू W/T ना, अर्थात इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर विद्युत कार्य बटा समय, टाइम। तो विद्युत शक्ति जब भी निकालना हो तो विद्युत कार्य बटा शक्ति। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है,
अभी अब थोड़ी देर पहले ऐसा आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो I2RT होता है और बटा क्या है टाइम। तो ये वर्क डन होता है ये टाइम, तो टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या है I2R, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है सो कि पावर जो है विद्युत जो शक्ति है वो I2R यानी करंट के समानुपाती है और रेजिस्टेंस प्रतिरोध के भी समानुपाती है। मतलब कोई ऐसा कंडक्टर है, कोई चालक है जिसका प्रतिरोध ज्यादा है तो उसके लिए पावर का वैल्यू भी ज्यादा होगा, मतलब उसको ज्यादा पावर चाहिए होगा या प्रति सेकंड जो उसमें ऊर्जा व्यय होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और जो है सो कि करंट इसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अब इसी को आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, बाय द ओम्स लॉ, ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर IR। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं P को, ये जो I2R है इसको IR इंटू I कर सकते हैं, और V बराबर I रहता है तो इसको V कर सकते हैं, और P बराबर क्या रह जाएगा VA। तो पावर का ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है V इंटू I, जो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है और I क्या है आपका करंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। या इसको आप और भी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू जो VI आ गया है, आप चाहें तो P इज इक्वल टू यहाँ ऐसा रख सकते हैं V/R। ओम के नियम से देखें I को आप चाहें तो V/R कर सकते हैं ओम के नियम से, तो क्या हो जाएगा पावर का V²/R। तो पावर का कितना सारा फॉर्मूला हो गया, पावर का हो गया V²/R, या हो जाएगा VI, या पावर का ही एक और फॉर्मूला हो जाएगा जो वहां पर हमने लिखा है कौन सा I²R, या इसी को अगर वर्क डन दिया हो तो W/T। तो ये सारे के सारे पावर के फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है, विद्युत शक्ति से संबंधित है। अब पावर P इक्वल टू इतना बोलिए, P इक्वल टू इतना, या जो भी मैंने लिखा है यहाँ से वहां तक, ये टोटल के टोटल इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति के फॉर्मूलाज है। इसका ध्यान में रखें और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो हमारा डेली लाइफ होता है उसमें आप देखते होंगे कि कोई अगर बल्ब खरीदते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं मार्केट गया और एक बल्ब खरीदा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब पे ऐसा कुछ लिखा होता है कभी कभी कि 220 वोल्ट और 100 W ऐसा करके लिखा होता है। तो आपको जो ये दिख रहा है 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसको इतना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब स्रोत चाहिए, सोर्स चाहिए, वो बैटरी हो, अब कोई भी करंट दे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, आप जिस स्रोत से दे रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना, और 100 वाट का मतलब ये क्या होता है, मतलब इसका पावर है, इस बल्ब का पावर है 100 वाट, यानी यह प्रति सेकेंड 100 जूल एनर्जी को व्यय करेगा, मतलब इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, या उसके फॉर्म को चेंज करेगा, क्योंकि ये जो W है यहाँ पे ये वाट है, WATT, इसको क्या पढ़ेंगे वाट। ठीक है, और यह विद्युत शक्ति का या पावर का यूनिट होता है, मात्रक होता है। जब जैसे मैंने यहाँ देखा था ना पावर का फॉर्मूला P बराबर W/T। अभी यदि मात्रक की बात किया जाए, SI मात्रक, SI यूनिट, तो P इज इक्वल टू W/T। तो W तो कार्य होता है, तो कार्य का जूल होता है, और नीचे टाइम है तो सेकंड, तो क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, या इसी को ऐसे दिखाएंगे जूल सेकंड का पावर -1, या इसी को हम लोग कहते हैं वाट। क्या बोलेंगे वाट। तो शक्ति का जो SI मात्रक है वो क्या है, वाट या जूल प्रति सेकंड, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो ये जो लिखा गया है 100 वाट बल्ब पे, इसका मतलब है कि वह 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी को यूज करता है, उसका पावर 100 वाट का मतलब ये है। तो आप इसको 220 वोल्ट के सप्लाई से 220 वोल्ट के स्रोत से इसको जोड़ दीजिए, वह इतना एनर्जी यूज करता है। तो यदि इस बल्ब पे जो इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस का और जो इसके पावर का, तो वहां से आप चाहें तो आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, वहां से आप प्रतिरोध को निकाल सकते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। अभी हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू V²/R, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था। तो इसका पावर कितना है, तो 100 है, और V कितना है, तो ये 220 है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और बटा R।
आप खुद सोचिए, ये यहाँ पे चला आएगा तो R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 गुने 220 और ये 100 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर था तो मैंने ऐसा किया और 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है इतना, और R है तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता ही है, तो R बराबर कितना हो गया 484 ओम। मतलब कोई फ्रिज हो, कोई रेफ्रिजरेटर, फैन, बल्ब, टीवी, कोई भी, उस पे जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ये जो दिया होता है उसका पावर और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना वो उसको चाहिए। जेन्युइन तौर पे मुझे लगता है कि जितनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, विद्युत अवयव होते हैं, उनको 220 वोल्ट ही चाहिए होता है, और यही कारण भी है कि हम लोग जितने भी सामान खरीदते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 220 वोल्ट है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो याद कीजिए मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बताया था कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो सबको समान विभवांतर मिल पाएगा और वो उनका जो ग्लोइंग होगा, मतलब बहुत अच्छे से वो चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि अगर एक यहाँ पे आप बल्ब लगा दिए, फिर दूसरा बल्ब लगा दिए, फिर तीसरा बल्ब लगा दिए, तो तीनों अगर अलग अलग रेजिस्टेंस का, तीनों अलग अलग प्रतिरोध का है, तो तीनों का ग्लो चेंज कर जाएगा। ठीक है, तीनों का पावर अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग वो चेंज हो जाएगा, मतलब शायद तीनों उस मतलब क्या बोलते हैं, अपने क्षमता के अनुसार वो नहीं जल पाएगा, ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी विद्युत अवयव हम खरीदते हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट या उससे कम, तो जब हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसके कारण जो है सो कि अच्छा सा वो चलता है, अच्छा से वो ग्लो करता है, बढ़िया से चलता है। तो यहाँ पे मैं मूल बात ये कर रहा था कि अगर कोई भी आप विद्युत अवयव लेते हैं तो उसमें जो दो इन्फॉर्मेशन, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और उसके जो पावर के वैल्यू दिए गए हैं, उसकी सहायता से आप जैसे कि उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पावर और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अभी जो है थोड़ी सी बात और है, अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज करते हैं, विद्युत ऊर्जा का जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो यूनिट्स होते हैं वो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किलो वाट घंटा kWh, आपने ऐसा देखा होगा, या आपके घर में जहाँ पे बिजली का जहाँ मीटर लगा होगा वहाँ पे आप देखिएगा, जो मीटर होगा उसके अंदर आपको kWh दिखता होगा। ठीक है, तो ये जो 1 kWh है, 1 kWh, जिसको 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, तो किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, हम लोग जब किसी फ्रूट्स के दुकान पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं दुकान पे, तो हमारी आदत बन चुकी है थोड़ी सी घर पर, हम जाके बोलते हैं कि भाई 1 किलो सेब दो, तो 1 किलो सेब बोलते हैं, तो 1 किलो सेब का मतलब समझते हैं आप, 1 किलो सेब का मतलब होता है 1000 सेब। 1 किलो, आप 1 किलो सेब नहीं खरीदते हैं, आप 1 किलोग्राम सेब खरीदते हैं, आप 1 के सेब नहीं खरीदते हैं, 1 kg सेब खरीदते हैं, आप जी छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके वजह से हम लोग कहीं कहीं गलती भी करते हैं, और यहाँ पे लगता है कि ये कुछ और चीज़ है या किसी अलग तरीके से। आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलो का मतलब ये जो है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 1000 वाट घंटा। ये बात आपको समझ में आ रही है, 1000 वाट घंटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है सो कि अब ये वाट घंटा या किलोवाट घंटा ये जो था, ये क्या है, या यूनिट बोल रहे तो क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है। अंत में इसको जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनर्जी है। जैसे आपको यहाँ देख के लगता है किलोवाट घंटा, तो हो सकता है कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये कहीं पावर तो नहीं है, या पावर को तो नहीं बता रहे, तो नहीं, ये एक एनर्जी है 1 किलोवाट घंटा। अब इसमें कितना जूल होता है, तो जूल से इसका रिलेशन आप जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे,
तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1000 वाट घंटा होता है। वाट का मतलब क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। और ये जो 1 घंटा है इसमें कितना सेकेंड होता है? तो 3600 सेकेंड होता है, 3600। तो सेकेंड से सेकेंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 3600 और ये 3 और बैठा दीजिए और क्या बचा? जूल। मतलब 1 kWh को हमने चेंज किया तो इतना जूल आ गया। मतलब ये 1 kWh का मतलब क्या? 36 लाख, शायद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख, 36 लाख, 36 लाख, इतना जूल एनर्जी होता है 1 किलोवाट आवर में। तो इसी को एक ऐसे दिखाया जाता है कि 3.6 × 10⁶ जूल, ऐसा भी दिखाया जाता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ा चीज नहीं है। 3.6 × 10⁶, उसी को आप डेसिमल में दिखाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है, ये सही है। तो एक यूनिट जो है वह जो है, यूनिट बोलिए, किलोवाट घंटा बोलिए, तो यह एनर्जी का मात्रक है जो हमारे घरेलू या व्यावसायिक जब भी हम लोग विद्युत ऊर्जा यूज करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट होता है वह जूल में नहीं, वह यूनिट में होता है, किलोवाट घंटा में होता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बृहद मात्रा में हम विद्युत ऊर्जा को यूज करते हैं, जिसके कारण जो है सो कि हम किलोवाट घंटा में ही उसका मेजरमेंट करते हैं। या आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं कि अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ से बताइए कि महाराष्ट्र या मुंबई कितना दूरी पे है या कोलकाता कितना दूरी पे है, तो क्या बोलिएगा कि इतना लाख जैसे कि सेंटीमीटर मीटर बोलिएगा, नहीं, हम उसको किलोमीटर में बोलते हैं ताकि हमारा वैल्यू कम रहे और समझने में सुविधा हो। तो वही चीज़ है, हम बड़ा सा एक एनर्जी का व्यवसायिक या जो भी मात्रक बना लिए हैं, जो क्या है हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक छोटे से वैल्यू में हमको दिखा देता है, समझा देता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब 3.6 × 10⁶ जूल होता है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट बराबर 36 लाख जूल। यानी हमारे घर में अगर 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट बिजली यूज होता है, बिजली यूज करते हैं हम लोग, तो इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जूल एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब इतना जूल होता है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना, तो फिर 40 यूनिट का मतलब कितना। तो इसी तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं कि आप कितना जूल एनर्जी रोजमर्रा के जीवन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो किलोवाट आवर है ये भी एनर्जी का एक तरह से यूनिट है, एनर्जी का एक मात्रक है जिसको हम लोग व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को मापने के लिए, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए। ओके, सो थैंक यू। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो 10th में और 12th में जो आसान है वो कॉमन भी हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो पैरेलल हो या सीरीज हो या थोड़ा बहुत मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, या ये जो विद्युत शक्ति है या जूल का जो नियम है, तो 10th में भी पढ़ने हैं, 12th में भी पढ़ने हैं। तो कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं दोनों के ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वो 10th वाले प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड करता हूँ और 12th वाले में भी करता हूँ। तो जो भी 10वीं के विद्यार्थी हैं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, ये आप दोनों के लिए वीडियो है। आप दोनों जैसे कि इसको आप देखें और कॉपी में नोट करें और इसे कंप्लीट करें। मैं दोनों के प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगा और आप हमेशा अपने क्लास का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जाके चेक करते रहें कि उसमें कोई वीडियो अपलोड तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं कि यार ये वीडियो जो है इस क्लास का है तो फिर जो है सो कि मैं इसको क्यों पढ़ूं। तो ऐसी बात नहीं है, आप अपने प्लेलिस्ट को खोल के जाकर के देखिए। अदरवाइज अगर कोई प्लेलिस्ट में कोई वीडियो अपलोड हुआ है, अगर कोई प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हुआ है तो आप प्लेलिस्ट से खोल के पढ़ लीजिए, वो चाहे वो 10th का दिखाता है 12th का। अगर मैंने ऐड किया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए जानबूझ के ऐड किया है, क्योंकि आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और आप पढ़िए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।